नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर्स लॉ पे। तो जो हमने आईसीआर के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चंस स्टार्ट कर रखे थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, उसके हमने इससे पहले दो पार्ट देख लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएं जिससे कि आप आईसीआर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। और वो बायोलॉजी के जो आईसीआर के जो क्वेश्चंस मैंने बताए वो जेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इससे पहले मैं बता दूं, आईसीआर के केमिस्ट्री के मैंने दो वीडियो अपलोड कर रखे हैं, दोनों के लिंक और दोनों बायो वाले के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जिन भी भाइयों ने नहीं देखा ना, एक बार एग्जाम देने से पहले देखें, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या उनके ऑप्शंस है, क्या लैंग्वेज है, सारा कुछ। और रही बात एग्ज़ाम की आईसीआर की, तो कुछ का 16 का है, कुछ का 17 का है। कल और परसों 2 दिन में आईसीआर का एग्ज़ाम है। तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और बिल्कुल फ्री माइंड, पॉजिटिविटी के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आना है, अच्छे से अच्छे स्कोर करना है। फालतू की चीज़ें दिमाग में लानी नहीं है, सेंटर पे टाइम से पहले पहुंच जाना है। और जो भी आपके इन्फेक्शन दिए हुए हैं एडमिट कार्ड में, वो सारा कुछ आप फॉलो करते हुए जाएंगे और आराम से फ्री माइंड एग्जाम दे के आओगे। कुछ ऐसा हार्ड नहीं आएगा, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखे ना, एक बार एग्जाम देने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा मेंशन। और इसके बाद की जो भी तैयारी है अपनी आईसीआर की, कट ऑफ्स वगैरह या ये पीडीएफ जिसको चाहिए, नोट्स वगैरह, कुछ भी जो कॉलेज की लिस्ट जा रही है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारा कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। बाकी ये पीडीएफ जिनको चाहिए वो मेरे को एक बार मैसेज कर देना, डीएम कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे के सभी नोटिफिकेशन वगैरह आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होते रहें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज जो अपन करने वाले हैं वो ये जो पादप कार्य की है उसमें से करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर में और बायो दोनों में चांसेस रहते हैं भिड़ने के। तो ध्यान से करेंगे, 80 क्वेश्चन सोल्व आउट करने वाले हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि श्वसन होता है, जो श्वसन है, रेस्पिरेशन, वो क्या होता है, श्वसन क्या होता है। चार ऑप्शन पढ़ेंगे कि प्रकाश में केवल उन कोशिकाओं में जो हरी नहीं होती। ऑप्शन बी देखेंगे कि प्रकाश व अंधेरे दोनों में होता है। सी देखेंगे सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश व अंधेरे दोनों में होता है। और डी देखेंगे सभी जीवित कोशिकाओं में केवल प्रकाश में होता है। तो जो श्वसन है, रेस्पिरेशन, वो कहाँ होता है, तो इसमें जो राइट आंसर है अपना फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है सी। क्या है कि सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश व अंधेरे दोनों में होता है। श्वसन आप रात को भी करते हो और प्रकाश में भी करते हो, अंधेरे में भी करते हो। रात को जब लाइट जल रही होती है तब भी करते हो, और अंधेरे जब चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तब भी करते हो। तो मतलब जो श्वसन है, रेस्पिरेशन, वो एक क्रिया, वो आवश्यक क्रिया है जो जितनी भी लिविंग सेल्स है ना, जितनी भी अपनी जीवित कोशिकाएं हैं, वो सारी करती है। और कब, प्रकाश और अंधेरे दोनों में करती है। जब तक वो लिविंग है, सजीव है ना, वो श्वसन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चीज़ बता दूं, श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया है। श्वसन की अगर आपको जो डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की, वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन के फलस्वरूप CO2 व जल, CO2 और H2O विमुक्त होते हैं। CO2 व H2 जो जल है वो विमुक्त होते हैं, तथा अपने को क्या मिलता है, ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। हमने जो भोजन वगैरह किया है उसका जो अपघटन होता है, उसका जो टूटना होता है, उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, वो श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ही होती है। और इससे बनते क्या क्या उत्पाद है, CO2 और H2O। मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तथा अपने जो बॉडी है उसको एनर्जी मिलती है। तो श्वसन जो रेस्पिरेशन है वो सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश व अंधेरे दोनों में होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सी जो आंसर है वो राइट रहेगा अपना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोशिकाओं में श्वसन का स्थल है, कोशिकाओं के अंदर श्वसन कौन सी जगह होता है, तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है अपना। क्या है, ऑक्सी श्वसन जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में तथा क्रेब्स चक्कर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका श्वसन कहाँ हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया राइट आंसर, तो सी हो गया, सॉरी डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस उपस्थित होती है, ग्लाइकोलाइसिस उपस्थित होती है, तो इसका जो राइट आंसर है तीसरे का, कि ग्लाइकोलाइसिस उपस्थित होती है, वो बी है, कोशिका द्रव्य में होती है। किस में होती है, कोशिका द्रव्य में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, कि कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा का उपापचय या ग्लाइकोलाइसिस के चक्कर एवं वशीय अम्ल के जो बीटा ऑक्सीकरण के बीच में जो कड़ी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो है बीच की कड़ी किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा उपापचय या ग्लाइकोलाइसिस जो है क्रेब्स चक्कर और वशीय अम्ल के बीच में जो बीटा ऑक्सीकरण है, उनके बीच की जो योजक कड़ी जिसको बोल सकते हैं, वो कौन सी है, एसिटाइल जो एंजाइम है वो।
नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कि यूकेरियोटिक्स में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा एटीपी का शुद्ध लाभ कितना होता है। जो यूकेरियोटिक जो सेल्स हैं उनके अंदर जो ग्लूकोज C6H12O6 जो ग्लूकोज है उसके एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो उसमें एक कितने एटीपी का अपने को जो प्योर जो शुद्ध लाभ हो रहा है वो कितने का होगा, 36 एटीपी का। तो अपना जो पांचवा क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी, 36 एटीपी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होता है, जो ऑक्सीशोषण है अपना, ऑक्सी और अनऑक्सी दो होते हैं, तो ऑक्सीशोषण का जो अपना जो अंतिम उत्पाद है वो कौन सा होता है, तो सी इसमें आएगा, इथाइल एल्कोहल तथा CO2। जो छठा क्वेश्चन है, अनऑक्सीशोषण में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से इथाइल एल्कोहल तथा CO2 प्राप्त होते हैं, तो ये वाला इथाइल एल्कोहल तथा CO2 प्राप्त हो रहे हैं अनऑक्सीशोषण का जो लास्ट जो प्रोडक्ट है वो अंतिम उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 7 कि ऑक्सीशोषण तथा अनऑक्सीशोषण की सामान्य अवस्था क्या है। मतलब ऐसी चीज़ जो ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण दोनों के अंदर म्यूचुअल है, सामान्य अवस्था है, वो कौन सी है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की जो ऑक्सीशोषण तथा अनऑक्सीशोषण दोनों के लिए सामान्य अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, जब पायरुविक अम्ल के एक अणु के अनऑक्सीशोषण से लैक्टिक अम्ल बनता है तो जब पायरुविक अम्ल के जब पायरुविक अम्ल के एक अणु के अनऑक्सीशोषण से लैक्टिक अम्ल बनता है तो क्या होता है, 6 एटीपी अणु की हानि होती है। क्या होता है, 6 एटीपी। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है आठवें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। जो श्वसन के दौरान जो रेस्पिरेशन की क्रिया है उसके दौरान जो पायरुविक अम्ल बनता है वो कैसे, ग्लाइकोलाइसिस में होता है। किसमें होता है, ग्लाइकोलाइसिस में। मतलब श्वसन की ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है। जो श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है वो ग्लाइकोलाइसिस में होता है, और किससे होता है, आठवां जो 9वां क्वेश्चन जो अपना है उसका जो राइट आंसर है वो ए है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के एक अणु से, ग्लूकोज जो 6H12O6 ग्लूकोज का एक अणु है उससे 2 पायरुविक अम्लों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्रेब्स चक्र होता है, ये 1 मिनट क्लियर नहीं हो रहा, क्रेब्स चक्र होता है, जो क्रेब्स चक्र है वो क्या है। तो इसमें जो राइट आंसर है अपना 10वें के 4 ऑप्शन देखोगे, आपको क्वेश्चंस भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देके आना है, और हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़नी है, 4 ऑप्शन देखने हैं। क्रेब्स चक्र होता है, तो इसका जो 10वें का राइट आंसर है क्रेब्स चक्र होता है वो क्या है, बी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स है उसमें होता है, और जो क्रेब्स चक्कर है ना वो अनॉक्सीशोषणकारी रूप में होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्कर के मध्य कौन सी कड़ी है। जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया और जो क्रेब्स चक्कर की जो दोनों जो रिएक्शंस है, क्रियाएं हैं, उनके बीच की मध्य की जो योजक कड़ी है वो कौन सी है, एसिटाइल जो कोएंजाइम है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो अपना राइट ऑप्शन है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस का लक्षण है, ग्लाइकोलाइसिस का लक्षण है, तो ग्लाइकोलाइसिस का लक्षण क्या है, 4 ऑप्शन आप पढ़ोगे, राइट आंसर जो है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना। मतलब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है, वो क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस का लक्षण है कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदल जाना, और एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। 13वां क्वेश्चन देखोगे कि क्रेब्स चक्कर के सिनेक्सेट स्तर पर हटने वाले हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण किए जाते हैं। जो क्रेब्स चक्कर में जो सेक्सिनेट जो स्तर है उस पर जो हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, जो FAD द्वारा, ठीक है, FAD के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि पौधे में ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद है। प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीशोषण होता है ना उसका जो अंतिम उत्पाद है वो क्या बनता है प्लांट्स में, वो बनता है CO2 जल तथा ऊर्जा, CO2 जल तथा ऊर्जा। पौधों में ऑक्सीशोषण में जटिल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से CO2 जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो बी ऑप्शन अपना वो राइट है। 15वां क्वेश्चन देखोगे कि यद्यपि श्वसन में CO2 बाहर निकलती है, जो रेस्पिरेशन की जो अपनी मैकेनिज्म है, क्रिया है, उसमें क्या CO2 विमुक्त होती है, CO2 बाहर निकलती है, फिर भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा स्थिर रहती है। क्यों, कि वायुमंडल में आपको पता है CO2 कितनी परसेंट है, नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, ये सारी परसेंटेज आप याद करके जाओगे, यहाँ से क्वेश्चन पुट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दोबारा से देखेंगे ध्यान से, कि हम जितने भी लिविंग सेल्स है जो भी है शोषण करती है तो CO2 छोड़ती है, वो जो रेस्पिरेशन की क्रिया है उसमें CO2 को विमुक्त करती है, फिर भी वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ती नहीं है, एक स्थिर बनी हुई है। वो क्यों बनी हुई है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाती है।
जितने भी अपने प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब भी ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये क्या करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं। तो CO2 को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी है उसमें चेंजेस कर देते हैं। इस वजह से अपने जो वायुमंडल में एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 की जो मात्रा है वो समान बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है, कम ज़्यादा नहीं होती है प्लांट्स की वजह से। तो जो अपने प्लांट्स है ना, इनमें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक के कारण, गरेना वगैरह, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एनवायरमेंटल में जो CO2 की मात्रा है उसको स्थिर रखने के लिए। 16वां क्वेश्चन देखोगे कि किण्वन का अवायवीय उत्पाद है। किण्वन का अवायवीय उत्पाद कौन सा है, एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल व समान यौगिक। जो 16वां अपना क्वेश्चन है कि किण्वन वह क्रिया है जिसमें अनोक्षी शोषण द्वारा, किण्वन होता क्या है, जो फॉर्मेशन है वो होता क्या है कि किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें अनोक्षी शोषण के द्वारा ग्लूकोज के, जो ग्लूकोज है ना उसका अपूर्ण घटन होता है, अपूर्ण अपघटन होता है। अपूर्ण मतलब पूरी तरीके से उसका अपचित नहीं हो पाती है वो, तो उसके अपूर्ण विघटन से क्या होता है, CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस, इथाइल एल्कोहल तथा सब कभी कभी दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल भी बन जाता है, कभी कभी लैक्टिक अम्ल भी बन जाता है, और कभी कभी ब्यूटायरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल भी बन जाते हैं। किससे बन जाते हैं, किण्वन के अवायवीय उत्पादों के अंदर बन जाते हैं ये। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देखोगे कि ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण होता है। जो ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण है ना वो शोषण के अंदर होता है। जो रेस्पिरेशन जो अपनी क्रिया है ना, शोषण की क्रिया में ऑक्सीकरणी फास्फोरिलीकरण होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ना उसमें फास्फोरिलीकरण होता है। दो चीज़ है कि ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण तो होता है शोषण में, रेस्पिरेशन में, जबकि ओनली फॉस्फोरिलीकरण का आता है ना कि ये काय में होता है, तो ये होता है फोटोसिंथेसिस, जो अपना प्रकाश संश्लेषण है जो हरे पादप करते हैं ना उसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 18वां क्वेश्चन की कोशिका क्रियाशीलता में ऊर्जा का सामान्य स्रोत है। जो कोशिका की जो मैकेनिज्म है, क्रियाशीलता है उसकी, जो फंक्शनल, उसमें ऊर्जा का सामान्य स्रोत क्या होता है, ATP होता है। ये चीज़ याद रखना। ये DNA RNA इनसे तो कुछ मतलब है नहीं। आप अगर अटकोगे ना ऐसे क्वेश्चन में तो ऐसे देखना कि भाई ये ऑप्शन तो है नहीं, ये भी नहीं हो सकता, फिर लास्ट में आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन, तो उनमें से आपको बहुत सोच समझ के अच्छे से कॉन्सेप्ट लगा के फिर देखना है। नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम करनी है, नेगेटिव मार्किंग करनी ही नहीं है, ऐसे समझना। 19वां क्वेश्चन देखोगे, EMP पथ के दौरान कुल ATP का उत्पादन होता है। जो EMP पथ है उसके दौरान कुल कितने ATP का अपने पास प्रोडक्शन होता है, कितनी ऊर्जा जो ATP बनते हैं, कितने बनते हैं। तो आपका जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो B है, 8 ATP बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन 20वां क्वेश्चन देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र जो होता है, ETS जिसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र स्थित होता है। कहाँ पे होता है वो, तो उसकी जो आंतरिक झिल्ली है ना उसके अंदर होता है। कहाँ पे होता है, आंतरिक झिल्ली के अंदर स्थित होता है। 21वां क्वेश्चन देखेंगे कि शोषण क्रिया में फास्फेट बंधक ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। जो फॉस्फेट बंधक ऊर्जा है ना उसका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ पे होता है, जो क्रेब्स चक्कर की क्रिया है ना उसके अंतर्गत होता है अपने पास। 22वां क्वेश्चन देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है जिसको कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं, उसके अंदर ATP का जो निर्माण है ना उसके लिए कई चीज़ की आवश्यकता होती है अपने को सर्वाधिक। तो इसका जो राइट आंसर है 22वें का वो है A, O2, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब जो 22वां क्वेश्चन है उसका देखेंगे, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र जो ETS है ना उसके अंदर ATP का निर्माण करती है, और ATP के निर्माण के समय अंतिम इलेक्ट्रॉन घाई के रूप में कार्य करती है। तो अपने को किस चीज़ की, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। 23वां क्वेश्चन देखेंगे कि एसिटाइल को एंजाइम के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP बनेंगे। जो एसिटाइल को एंजाइम है, मैंने ये पहले बता दिया कि ये किसकी योजक कड़ी है, काई में काम आ रही थी, वो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या पूछ रहा है कि जो एसिटाइल को एंजाइम है उसके एक अणु का जो पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है ना उससे कितने ATP, कितनी ऊर्जा मिलने वाली है। तो जो राइट आंसर है वो A है, कितनी, 12 ATP, 12 ATP। एसिटाइल कोएंजाइम के पूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा 12 ATP अणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 24वां क्वेश्चन कि श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं नियंत्रित रहती है। जो श्वसन रेस्पिरेशन है अपना, उसकी जितनी भी स्टेज हैं वो किससे नियंत्रित रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है 24वां क्वेश्चन है एंजाइम्स के द्वारा। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर है एंजाइम्स के द्वारा, कि श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है। वैसे भी रेस्पिरेशन की जो क्रियाएं होती है कहाँ पे हो रही है, ये क्या चीज़ बताना चाह रहा है कि जो जितनी भी श्वसन की जो अवस्था है, स्टेज है रेस्पिरेशन की, वो कोशिका द्रव्य जो अपना है, ठीक है, उसमें, तथा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसमें उपस्थित जो एंजाइम्स है ना वो कंट्रोल करते हैं उनको, वो नियंत्रित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 देखोगे, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण में एटीपी का संश्लेषण तक ऑक्सीकरण अपचयन विक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा विमुक्त होती है। कौन सी? इलेक्ट्रॉन से होती है। किससे होती है? ऊर्जा विमुक्त इलेक्ट्रॉन से होती है। जब ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया होती है तो इलेक्ट्रॉन्स विमुक्त होता है ना, तो उनसे क्या अपने को एनर्जी फ्री होती है। 26वां क्वेश्चन देखोगे कि पायरुविक अम्ल के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी बनते हैं। जब पायरुविक अम्ल जो है वो किससे बन रहा था? ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल बन रहे थे। अब अपन बात कर रहे हैं कि पायरुविक अम्ल के पूर्ण ऑक्सीकरण, पायरुविक अम्ल में पूर्ण ऑक्सीकरण में एटीपी की कितनी संख्या होगी? 15। तो 26वें का जो राइट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां कि साइटोक्रोम किस में सहायता करता है। जो साइटोक्रोम है 27वां क्वेश्चन देखिए किसके अंदर हेल्प करता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में, ऊर्जा विमुक्त में, इलेक्ट्रॉन परिवहन में और वृद्धि में। तो आपको पता है साइटोक्रोम जो है, जो ईटीएस है अपना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के परिवहन में अपने हेल्पिंग होती है। जो 27वां क्वेश्चन है कि साइटोक्रोम प्रकाश संश्लेषण व शोषण में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में करता है दोनों चीज में, फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन, दोनों ही मैकेनिज्म में ये जो इलेक्ट्रॉन वाहक है उसके रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर का कि श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए आवश्यकता होती है। शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए आवश्यकता होती है। किसकी होती है? साइटोक्रोम की। अभी मैंने बताया कि जो रेस्पिरेशन है और जो फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में जो म्यूचुअल चीज है अपने को जो जिसकी आवश्यकता होती है, कंपलसरी है, वो क्या है? साइटोक्रोम है। और ये दोनों में किस चीज में काम में आता है? इलेक्ट्रॉनों को जो ग्रहण करने की है ना, ईटीएस जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है उसमें यूज होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो, सार्वभौमिक हाइड्रोजन ग्राही है जो सभी हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। सार्वभौमिक हाइड्रोजन ग्राही 29 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो डी है, NAD। क्या है? NAD, सार्वभौमिक हाइड्रोजन ग्राही के नाम से इसको जाना जाता है। 30वां जो क्वेश्चन है वो देखेंगे अपन कि ईटीएस में अंत इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो सिस्टम है उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट वाला, वो कहाँ पे जाके ऐड होता है? तो ऑक्सीजन से ऐड होता है वो। क्वेश्चन नंबर 30 हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं 31 कि ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज का 1 ग्राम जो अणु है ना उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी अपने को? जो 68,600 ये है वो कैलोरी प्राप्त होने वाली है। 6,86,000 कैलोरी, सॉरी दिख नहीं रहा है राइट, इसको थोड़ा जूम कम करना पड़ेगा। अब सही है शायद। किण्वन है, जो किण्वन फॉर्मेशन है वो क्या है कि एक अनोक्षी शोषण है। अनोक्षी शोषण मैंने पहले बताया कि अनोक्षी शोषण का ही एक पार्ट है किण्वन या फॉर्मेशन जो है अपना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का 33 कि दिन के समय हरे पौधे जो ग्रीन प्लांट्स है ना वो CO2 नहीं छोड़ते हैं। दिन के समय है ना जो हरे प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स है ना, वो CO2 नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वे इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में, जो फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है उसके अंदर कर लेते हैं। किसका उपयोग? CO2 का। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई कि हम शोषण, रेस्पिरेशन के दौरान सभी लिविंग सेल्स है वो CO2 भी मुक्त करती है, फिर भी एनवायरमेंटल में CO2 की मात्रा स्थिर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जो भी ग्रीन प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, तो वो उस समय उसका यूज़ कर लेते हैं CO2 का, और क्या बना लेते हैं उससे? कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 कि यीस्ट में किण्वन के लिए किस एंजाइम का स्त्राव करता है। यीस्ट किण्वन के किस एंजाइम का स्त्राव करता है? तो जाइमेज। जो जाइमेज एंजाइम है, बुकनर ने दी थी यीस्ट कोशिकाएं। जो बुकनर का नाम सुना होगा कि बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं से जाइमेज एंजाइम निकाला था जो यीस्ट के किण्वन के लिए उत्तरदायी है। जाइमेज एंजाइम की यहाँ से 2 क्वेश्चन सोल्व आउट हो रहे हैं कि अगर जाइमेज एंजाइम की खोज किसने की थी, तो बुकनर ने की थी। किससे की थी? यीस्ट की कोशिकाओं से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कि किण्वन का अंतिम उत्पाद जब शर्करा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है तो वो क्या है? अल्कोहल और CO2। अल्कोहल और CO2, शर्करा के किण्वन से अल्कोहल और CO2 ही प्राप्त होते हैं। जब भी शर्करा का किण्वन होता है, जो फॉर्मेशन होता है, उससे क्या प्राप्त होता है अपने को? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखोगे कि वशीय पदार्थों का जो RQ होता है वो कितना होता है? जो RQ होता है वशीय पदार्थों का, फैट वाले जो है जितने भी है ना, उसका RQ कितना है? ये RQ में से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं पूछने के। तो इसका जो राइट आंसर है 36 नंबर का कि जब शोषणीय पदार्थ या वसा या प्रोटीन के होते हैं तो RQ का मान 1 से कम होता है। कितना होता है? 1 से कम। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स का RQ मान कितना होता है? तो वो 0 होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का ये चीज़ याद रखोगे, कार्बोहाइड्रेट्स का जो RQ मान है वो 0 है, और जो वशीय पदार्थ है प्रोटीन वाले हैं ना, उनका 1 से जो
RQ मान 1 से कम होता है। जो ये आंसर है इसमें 36 क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं कि वशीय पदार्थों का RQ मान होता है प्राय, तो डी ऑप्शन राइट है, 1 से कम होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका 0 होता है, जो कार्बनिक पदार्थ है उनका 1 से अधिक होता है। 36वां देखोगे कि श्वसन का गुणांक, जो रेस्पिरेशन है उसका जो गुणांक है RQ अनुपात होता है वो कितना होता है, निष्कासित CO2 है अवशोषित O2 के आयतन का, कि हमने कितनी CO2 छोड़ी है, CO2 जो छोड़ी है उसका आयतन प्लस जितनी O2 ली है उसका आयतन जो है वो क्या कहलाएगा, शोषण का RQ अनुपात कहलाएगा। 38 क्वेश्चन देखोगे कि मेलिक अम्ल, जो मेलिक अम्ल है उसका शोषण गुणांक कितना होता है, तो मेलिक अम्ल का जो शोषण गुणांक है वो होता है 1.33। तो इसमें राइट आंसर जो है अपना सी रहेगा। श्वसन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, श्वसन ज्ञात करने के लिए, तो जो रेस्पायरीमीटर है वो श्वसन ज्ञात करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 40 नंबर का देखेंगे कि कम ताप पर हरे सेबों को संग्रहित, जो ग्रीन एप्पल हैं उनको जो स्टोरेज किया जाता है रखने का सबसे उपयुक्त कारण है कि उनकी जो रेस्पिरेशन जो रेट है, जब हम जो ग्रीन एप्पल्स हैं उनका अगर स्टोरेज अपन कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कम ताप वाले हरे सेबों को संग्रहित किए रखने का सबसे उपयुक्त कारण है कि उनकी जो रेस्पिरेशन रेट है ना वो घट जाती है, इसकी वजह से वो लंबे समय तक अपन उसको स्टोरेज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो रेस्पिरेशन रेट होती है, श्वसन दर होती है, वो फालसे की होती है। तो वो क्या होता है, फालसा बहुत जल्दी सड़ जाता है या ख़राब हो जाता है, जबकि कच्चे सेबों को अगर अपन तोड़ रहे हैं ना, हरे सेब यहाँ पे पढ़ सकते हो ग्रीन एप्पल्स, तो उनको संग्रहित जो स्टोरेज करने का सबसे उपयुक्त रीज़न वो ये ही है कि उनकी रेस्पिरेशन रेट घट जाती है। इसकी वजह से उनको लंबे परिवहन में ले जाना, कि अब यहाँ पे तो हो नहीं रहे, जहाँ से हो रहे हैं हरे सेब तो वो वहाँ से आते हैं, फिर उनको पकाया जाता है, तो उनका जो स्टोरेज जो स्थानांतरण है उसके अंदर वो ख़राब ना हो, वही चीज़ है कि श्वसन दर जो उनकी है वो घट जाती है। 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, 40 और रहे हैं अभी। क्लास हो गई अपनी 21 मिनट की। 41वां क्वेश्चन देखते हैं कि मांसल पादपों में शोषण गुणांक सदैव 1 से कम होता है। जितने भी मांसल पादप है, मांसल पादप कहाँ पे होता है, मेनली जो जीरोफाइट्स होते हैं, रेगिस्तान में उगने वाले जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, उनकी जो विशेषता है, उनके जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर आते हैं कि मांसल पादप, या फिर गुद्देदार पत्तियाँ होती है, छिद्र दबे हुए होते हैं, पत्तियाँ कांटों में परिवर्तित होती है, वो चीज़ है। तो 41 जो अपना क्वेश्चन है उसमें जो राइट आंसर है 41 का वो है डी, अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण। 42 देखेंगे कि अंकुरित अरंडी के बीजों का RQ मान कितना होता है। जो अरंडी है रिसिना, जो अरंडी का नाम और जो फैमिली है वो भी आपको पता होनी चाहिए, रिसिनस कम्युनिकस। अरंडी के बीजों का RQ मान कितना होता है, 42 जो अपना क्वेश्चन है RQ मान अरंडी के बीजों का। तो अरंडी के जो अंकुरित बीज है ना उनका श्वसनीय पदार्थ वसा होता है, और मैंने बता दिया वसा का कितना होता है। अभी अभी क्वेश्चन आया था कि फेट वाले का 1 से कम होता है, तो सी आंसर राइट है। कि मैं ये चीज़ दोबारा से समझो क्या कॉन्सेप्ट लगा इसमें, कि अंकुरित अरंडी के जो बीज है ना उनमें फैट पाया जाता है, वसा पाई जाती है स्टोरेज में, और वसा का RQ मान कितना था, 1 से कम। तो अरंडी के अंकुरित बीजों का मान कितना हो गया, RQ मान 1 से कम हो गया सीधा, कंपेंशंस बिंदु होता है। तो इसका जो राइट आंसर है 43 का वो है, 43 का जो राइट आंसर है, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख के चारों ऑप्शन देख लें आप, इसका राइट आंसर बी है। जब प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर के बराबर हो जाए, जब रेस्पिरेशन और जो फोटोसिंथेसिस है दोनों की जो रेट है ना वो सेम हो जाए ना, म्यूचुअल, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपेंशंस बिंदु। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर का क्वेश्चन कि यदि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाए तो क्या होगा। तो यदि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल जाता है तो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है 44 का कि 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर गिरने लगती है, प्रकाश संश्लेषण की दर गिरने लगती है, क्योंकि इनका भी एक वो होता है कि इतने ताप तक ये अच्छी होगा, या जो उपयुक्त तापमान जिसको बोलते हैं ना कि बेस्ट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे ये मैकेनिज्म जो ये क्रिया है ना वो पूर्ण रूप से सही तरीके से होएगी, प्रॉपरली होएगी। तो ये अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाए तो क्या होएगा। तो उसमें उस स्थिति में क्या होने वाला है, जब टेम्परेचर अपना जो एटमोसफियर का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से अबव देन गया ना, तो क्या होने वाला है। 44 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर है, फोटोसिंथेसिस, वो गिरने लगेगी। ठीक है, जबकि शोषण की दर पहले तो बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, जब आप अधिक टेम्परेचर में चले जाते हो, या तो आपको पता है कि सांस बढ़ने लगता है या अपन तेज तेज सांस लेने लगता है, तो पहले तो बढ़ेगी फिर गिरने लगती है, अर्थात शोषण दर में गिरावट प्रकाश संश्लेषण में होने वाली गिरावट के बाद होगी। पहले क्या होगा,
प्रकाश, हरे पौधे हैं ना, उनकी जो प्रकाश संश्लेषण दर है ना उनमें गिरावट आएगी, उसके बाद में अपनी रेस्पिरेशन क्रिया पहले बढ़ेगी, उसकी जो रेट है ना फिर बाद में घटेगी। जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा, सॉरी ऐसे ऊपर गया फिर घटेगा, जबकि जो अपना फोटोसिंथेसिस है उसमें सीधा घट जाएगा टेम्परेचर बढ़ते ही। 45 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, यदि शोषण में निकाली गई CO2 का आयतन ली गई O2 के आयतन से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब है कि शोषणीय पदार्थ कार्बनिक अम्ल है। कि हम जो CO2 निकाल रहे हैं, अरे यार, यदि शोषण में निकाली गई CO2 का आयतन, ये शोषण के द्वारा CO2 बाहर निकाल दी हमने, इसका आयतन हो गया सपोज दैट 5। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ली गई O2 के आयतन से ज़्यादा है, और हमने जो ली है ना O2 वो लिए 4, तो आयतन छोड़ ज़्यादा रहे हैं ले कम रहे हैं, तो उसमें इस कंडीशन में क्या होएगा, क्वेश्चन देखें कि यदि शोषण में निकली CO2 का आयतन ली गई O2 के आयतन से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कार्बनिक अम्ल, जो वशीय पदार्थ है ना वो क्या है, कार्बनिक अम्ल है। 46 देखेंगे कि सौर ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन वाली क्रिया क्या कहलाती है। जो सौर ऊर्जा आपकी सूर्य के प्रकाश से मिल रही है, एक चीज़ बता दूं, सूर्य का जो प्रकाश है ना वो प्रकृति में इस पूरी पृथ्वी पे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहलाता है। और सौर ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एक ही चीज़ बदल सकती है, कौन बदल सकता है, जो ग्रीन प्लांट्स है ना वो, और वो किसके द्वारा बदलते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा चेंजेस करते हैं। तो 46 नंबर का क्वेश्चन है, दोबारा से देख लो कि सौर ऊर्जा कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन वाली क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। 47 देखेंगे सॉरी, कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण एक अपचयित, जो रेडियोएक्टिव और उपचयी, एनाबॉलिक जो तथा उष्माक्षेपी, कौन सी उष्माक्षेपी क्रिया है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो डी रहेगा, अपचयित उष्मा, सॉरी जो 47 का जो राइट आंसर है अपना 47 वो है बी। ये मैंने डी लगा दिया, सॉरी ये नहीं है, मैं बी है, अपचयित उष्माशोषी और एनाबोलिक की क्रिया है प्रकाश संश्लेषण, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 48 देखते हैं कि विश्व का 85 से 90% प्रकाश संश्लेषण होता है, किसके द्वारा होता है, 85 से 90% जो विश्व का जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है, कि पृथ्वी पर होने वाले कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 85 से 90% महासागरों तथा स्वच्छ जल में पाए जाने शैवालों के द्वारा होता है, समुद्री शैवालों के द्वारा होता है। सी ऑप्शन राइट है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी सिद्धांत किसने दिया था, जो सीमाकारी कारकों का नियम है ना, कि एक सीमा तक, एक लेवल तक ये यहाँ तक रहेगा तो ये अच्छा होगा, इससे अगर लेस देन और अबव देन, ऊपर और नीचे जा रहा है ना, तो फिर ये जो क्रिया है ना वो कम या ज़्यादा हो सकती है, इसका ग्राफ गिर सकता है। तो वो जो नियम दिया था ना प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का नियम, वो किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। ऑप्शन ए राइट है, मोस्ट क्वेश्चन है, नोट आउट कर लें, ब्लैकमैन ने सीमाकारी कारकों का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 नंबर का क्वेश्चन, कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय निकली गई ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हरे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, हरे पौधे करते हैं, आपको पता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, और उससे जो ऑक्सीजन विमुक्त हो रही है ना O2, जो अपने पर्यावरण के लिए भी बहुत यूजफुल है, अपने रेस्पिरेशन के लिए यूजफुल है, तो वो O2 विमुक्त तो हो रही है, पर वो किससे टूट के आ रही है, तो ये जल से, H2O, इस H2O से टूट के ही वो O2 अपने को एनवायरमेंटल में अपने को एब्जॉर्प्शन होती है या प्राप्त होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो O2 मिलती है, या पौधे जो O2 छोड़ते हैं ना, वो H2O जो जल है ना उससे टूट के आती है। 51 क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण के लिए आवश्यक ATP और NADPH2 के अणुओं की संख्या है। तो 51वां जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है 51 का वो बी, 18 व 12। नेक्स्ट देखेंगे 52 कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश हेतु तरंग दैर्घ्य किस भाग में सर्वाधिक होता है। जो फोटोसिंथेसिस की जो अपनी क्रिया है उसके लिए जो दृश्य प्रकाश का हेतु तरंग दैर्घ्य किस भाग में सर्वाधिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से प्रकाश में ज़्यादा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश हेतु सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल में होता है, लाल प्रकाश में सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस होते हैं। उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 660 से 760 नैनोमीटर। कितना होता है, 660 से 760 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53 कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 के मार्ग की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था। 53 नंबर का क्वेश्चन है, किसको प्राप्त हुआ था। तो एम केल्विन ने क्या है ना, कार्बन 14 जो C14 श्रृंखला है ना, आपको सुना होगा, आपने पढ़ा होगा,
का प्रयोग कर प्रकाश संश्लेषण में CO2 के मार्ग की व्याख्या की थी कि CO2 का जो मार्ग है, इसका जो किधर से आ रही है, किधर से जा रही है, कहाँ से टूट रही है, सारा कुछ। तो वो क्या, जो कार्बन 14 वाली श्रृंखला ना, उसका यूज़ करते हुए बताया था। किसने बताया था? M केल्विन ने प्रकाश संश्लेषण में CO2 के मार्ग की व्याख्या की, जिसके लिए उन्हें 1961 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? केल्विन को मिला था 1961 में मिला था। क्यों मिला था? फोटोसिंथेसिस की क्रिया में CO2 के मार्ग को बताने के लिए। और उन्होंने किसकी हेल्प से बताया? जो C14 जो कार्बन श्रृंखला है उसकी हेल्प से। 54 नंबर का क्वेश्चन देखोगे। 54 की प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा सीमा कारक नहीं होता? फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए इनमें से कौन सा है जो सीमाकारी नियम के अंतर्गत नहीं आ रहा? O2, CO2, क्लोरोफिल या प्रकाश। जो 54 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन तो अपने को मिलती है, छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो जो उत्पाद है, जो अपने को प्राप्त होता है, एनवायरमेंटल के लिए जरूरी है, अपने रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, वो क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कभी भी सीमाकारी कारकों के अंदर नहीं आएगा प्रकाश फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। ये आपको कंपल्सरी याद रखना है। 55 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया को यह नाम दिया गया क्योंकि यह अंधेरे में होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो अंधेरे में होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ये शाम के समय होती है, रात्रि बिजली के प्रकाश में होती है। तो जो राइट आंसर है 55 नंबर का क्वेश्चन में कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता न होने के कारण से यह नाम दिया गया। तो ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस है उसकी जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है ना, अप्रकाशिक अभिक्रिया जो ब्लैकमैन ने दी थी, काली अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे संपन्न होती है? मेन क्वेश्चन जो अपना है ये इतना मोस्ट नहीं है। मोस्ट क्वेश्चन वो ये है कि जो अपनी ब्लैकमैन ने दी थी जो काली अभिक्रिया है वो, तो ये कहाँ पे संपन्न होती है? जो ये होती है कहाँ पे? हरित लवक के स्ट्रोमा में। जो अपना हरित लवक है उसके स्ट्रोमा के अंदर होती है। और इसका जो राइट आंसर है अपना यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन का कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया को यह नाम दिया गया क्योंकि। तो 55 नंबर का जो राइट आंसर है वो बी है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। 56 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का विशिष्ट कार्य क्या है? जो 56 नंबर का क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर सक्रिय हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है 56 नंबर क्वेश्चन का, 56 का आपके वो क्या है? ए, कि जो क्लोरोफिल को संक्रियण कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं वो। नेक्स्ट देखोगे 57, C4 में CO2 जो C4 चक्कर है उसके अंदर जो CO2 है ना वो कहाँ से आती है? 57 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है 57, उसमें जो राइट आंसर है वो बी है, पेप से जुड़ती है, जो पेप एंजाइम है उनसे। 58वां देखेंगे, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा नीले हरित शैवालों में उनके प्रकाशग्राही तंत्र के आणविक पदार्थ होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा नीले हरित शैवाल है ना, जो एल्गी, उनके प्रकाशग्राही जो तंत्र है उसमें आणविक पदार्थ कौन से होते हैं? 58 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों में पूर्ण विकसित हरित लवक का अभाव होता है। इनमें पूर्ण विकसित हरित लवक नहीं पाया जाता है, दोनों में ही, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में और नीले हरित शैवालों में। तो फिर क्या है कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों में पूर्ण विकसित हरित लवक का अभाव होता है तथा प्रकाशग्राही तंत्र के आणविक पदार्थ क्रोमेटोफोर में उपस्थित होते हैं। किस में होते हैं? क्रोमेटोफोर में। तो बी ऑप्शन जो अपना राइट है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में जो प्रकाशग्राही तंत्र में आणविक पदार्थ वो क्रोमेटोफोर आएगा। 59 देख लें, निम्न में से C4 पौधा कौन सा है? निम्न में से C4 प्लांट कौन सा है? तो जो मक्का है ना, जिया मेज मक्का, वो C4 प्लांट है। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज में O2 कहाँ से आती है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना उसकी ग्लूकोज में जो O2 आ रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, वो कहाँ से आ रही है? CO2 से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही है उसके दौरान एटीपी का निर्माण हो रहा है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहलाता है? प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। 62 देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का ऑक्सीकरण तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 का कार्बोहाइड्रेट्स में अपचयन होता है। तो राइट आंसर जो अपना है वो डी है कि CO2 का अपचयन व जल का ऑक्सीकरण होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। CO2 का तो अपचयन हो जाता है और जल का ऑक्सीकरण हो जाता है। जल का ऑक्सीकरण कैसे होता है? जो H2O जल है ना उसी से तो निकलती है O2 टूट के, तो हो गया ना। और CO2 का अपचयन कैसे हुआ कि CO2 का यूज करके ग्रीन प्लांट क्या बना लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते हैं। ट्रॉपिकल पौधे जैसे गन्ना CO2 स्थिरीकरण की अधिक दक्षता
प्रदर्शित करता है, वो किस लिए? हैच-स्लैक चक्कर के कारण। हैच-स्लैक चक्कर को क्या बोलते हैं? C4 चक्कर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हैच और स्लैक 2 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। 64 क्लोरोफिल जो ए है उसका संरचनात्मक सूत्र क्या है? इस क्वेश्चन को नोट आउट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। जो क्लोरोफिल ए का जो सूत्र है वो क्या है? तो अपना ये 64 नंबर का है कि क्लोरोफिल ए का संरचनात्मक सूत्र C55H72O5N4Mg है। कौन सा है? फर्स्ट वाला, सॉरी फर्स्ट वाला नहीं है। क्लोरोफिल ए का संरचनात्मक सूत्र 64 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर सी है। C55H72O5N4Mg, ये किसका? क्लोरोफिल ए का संरचनात्मक सूत्र है। कौन सा वर्णक जल में घुलनशील होता है? जो एंथोसाइनिन है ना, एंथोसाइनिन पिगमेंट ऐसा है कि जल के अंदर सॉल्यूशन घुलनशील होता है ये। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया तो ग्रेना में होती है, और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया ना, जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं, वो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। नेक्स्ट, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण की खोज किसने की थी? और ऑर्नर ने की थी। ऑर्नर नामक का वैज्ञानिक था, उसने की थी। 68 देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के मार्ग की व्याख्या के लिए केल्विन ने कौन सा रेडियो तक समस्थानिक प्रयोग किया था? C14। अभी मैंने पहले भी बताया ये चीज़ की, जो केल्विन को 1961 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो क्यों मिला था? जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, मैकेनिज्म है, उसमें उसने ये बताया था कि जो CO2 का मार्ग है ना वो कहाँ से है, किसकी हेल्प से बताया था? C14 जो कार्बन श्रृंखला है ना उसके यूजेस से बताया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 69 कि प्रकाश संश्लेषण में O2 जो ऑक्सीजन है उसके जल के प्रकाशीय अपठन से उत्पन्न होती है। रूबेन व कोमेन ने बताया था ये चीज़। सिद्ध किसने की थी? रूबेन व कामेन ने। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का 2 प्रकाश तंत्र सिद्धांत दिया था। हिल, जो हिल वैज्ञानिक था उसने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 71, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार जो ब्लैक रिएक्शन है वो कहाँ पे होती है? अभी अभी मैंने पहले भी बता दिया कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में, ऐसे याद रखोगे, जो ब्लैक रिएक्शन है ना वो हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, और जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होती है। 72, C3 पौधों के अप्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है? 72 का जो राइट आंसर है अपना वो है ए। क्या है? 3-फॉस्फोलिक एसिड। नेक्स्ट देखोगे C73 की क्रेंज प्रकार की सारकी। ये क्वेश्चन ये भी नोट आउट कर सकते हो कि क्रेंज एनाटोमी, जो क्रेंज एनाटोमी है वो कौन से प्लांट्स में पाई जाती है? C4, जिनमें C4 चक्कर पाया जाता है, C4 प्लांट्स है ना उनके अंदर क्या पाई जाती है? क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्रिया में तो 74 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है 74, उसका जो राइट आंसर है वो है ए। प्रकाश ऊर्जा तथा ATP के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 75 की प्रकाश संश्लेषण की प्रथम घटना होती है। 75 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रथम घटना है वो क्या होती है? जो फर्स्ट स्टेज है वो 75 में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। क्लोरोफिल के प्रकाशीय उत्तेजना व इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। 76 देखेंगे कि जीवाणुवीय प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन का दाता कौन सा है? जो जीवाणुओं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करता है उसमें जो हाइड्रोजन देने वाला है वो कौन सा है? 76 नंबर के क्वेश्चन में पहला है H2। यहाँ पे जल जो है H2S से हाइड्रोजन निकलता है। 77 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश तंत्र फर्स्ट प्रकाश अभिक्रिया के समय NADPH इलेक्ट्रॉन NADP को पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है? 77 नंबर का जो अपना क्वेश्चन उसका राइट आंसर है वो है डी, फेराडॉक्सिन। जो फेराडॉक्सिन है वो लोह तत्व यौगिक होता है, इसमें Fe पाया जाता है। जो फेरस है लोह तत्व यौगिक के नाम से जाना जाता है। क्या करता है? प्रकाश तंत्र फर्स्ट में अभिक्रिया के समय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उसको कहाँ तक पहुंचा देता है? NADP तक पहुंचा देता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 रह गया अभी। निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? बहुत यूजफुल क्वेश्चन है कि किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी कहते हैं। 78 नंबर का जो अपना राइट आंसर है वो है बी, ATP को। सेकंड लास्ट केम पादप है ना, केम प्रकाश संश्लेषण किन पौधों में होता है? कौन से में होता है? 79 जो अपना क्वेश्चन उसका राइट आंसर है सी, जिनमें मांसल हरी पत्तियां होती हैं। जो केम प्लांट्स ऐसे समझ लो जो रेगिस्तान वाले हैं ना उनको बोल देते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाशिक अभिक्रिया के परिणाम है। प्रकाशिक अभिक्रिया के परिणाम 80 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर है सी, ATP व NADPH2। तो ये मैंने 80 क्वेश्चन सोल्व आउट करवा दिए हैं। हो सकता है मैं शाम तक आपको और सोल्व आउट करवा दूँ।